हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपवंशी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेइंग पेंशन अपडेशन के लिए अकेले रेगुलेशन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस रेगुलेशन को पटरी से उतारने के लिए क्या क्या कुचक्र रचे गए और इन कुचक्रों में कौन कौन शामिल था, और जाने अनजाने में बैंक पेंशनर्स भी उसी का हिस्सा थे और आज भी बने हुए हैं। आज भी वही बात करते हैं, निगोशिएशन निगोशिएशन। इनको ये पता नहीं है कि निगोशिएशन का अर्थ क्या है। निगोशिएशन यानी यूनियनों में यूएफबीयू और आईबीए में एक प्रकार का संवाद, जब किसी एग्रीमेंट पर निर्णय पर पहुंच जाए, दस्तखत करके और स्टैट्यूटरी बॉडीज को दे देना और उसको अप्रूव करके भारत सरकार के माध्यम से लेट बिफोर पार्लियामेंट करना। जहां इनकी पहुंच नहीं है, इनकी पहुंच है केवल और केवल डिस्कशन तक, और उस डिस्कशन में कोई इनका एग्रीमेंट हो जाए। दोस्तों, आपको पता है कि इन्होंने 15 मई 2015 को एक समझौता किया, एक क्लॉज बनाया, नो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी के नाम से वो फेमस है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इन्होंने समझौता किया 2015 में, 25 मई 2015 को, तो सितंबर 2015 में डिवीजन बेंच का फैसला आया था चंडीगढ़ से। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके इस कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट ने कि पेंशनर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, शायद इनके इस चीज़ ने प्रभावित किया चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को, क्योंकि वो बाद में आया था। कह रहे एनीवे, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। सबसे पहले हम देखते हैं आईबीए यूएफबीयू रिकॉर्ड नोट, और 25 मई 2015 को इन्होंने रिकॉर्ड नोट बनाया था, 1 पेज लीगल एनालिसिस। और इसका क्या है, सब्जेक्ट है एक्सक्लूजन ऑफ बैंक पेंशनर्स फ्रॉम वेस्ट सेटलमेंट निगोशिएशंस एंड इट्स इफेक्ट ऑन बीपीआर 995 रेगुलेशन 35 पे इसका क्या असर पड़ा। इन लोगों ने 25 मई 2015 को रिकॉर्ड नोट बनाया और उसमें बेस सेटलमेंट से इन्होंने पेंशनर्स को अलग कर दिया। भाई, जो आपका बेस सेटलमेंट होता है, सबको पता है कि सर्विंग एम्प्लॉयज का होता है, सर्विंग ऑफिसर्स का होता है। अब तुम इसको नहीं बनाते तब भी वही बात थी, और बना लिया तब भी वही बात थी। लेकिन इन्हें लिखा क्या इसमें, जब उस लिखे को देखोगे और पता चलेगा कि सारे का सारा धरातल तैयार किया गया था रिकॉर्ड नोट के माध्यम से। कहते हैं, बिल्कुल उन्हीं की लैंग्वेज है, आईबीए मेंटेन्ड दैट एनी डिमांड ऑफ रिटायरीज कैन बी एग्जामिन ओनली एज ए वेलफेयर मेजर। यदि कोई डिमांड आती है रिटायरीज की, तो केवल वेलफेयर मेजर वाली आएंगी, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस का है, या आपको और भी कई प्रकार के हैं। पेंशन अपडेशन से कोई मतलब नहीं है इनका। एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन बैंक्स एंड रिटायरी, क्योंकि बैंक और रिटायरी के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है। अब भाई, ये पेंशन आप देते हो और एक ट्रस्ट आपने बना रखा है, वो कौन सा रिलेशनशिप है? लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप यानी बेस सेटलमेंट में इनका कोई हिस्सा नहीं है। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि आपका जो बेस सेटलमेंट होता है केवल और केवल उनका होता है जो रिटायरी वो वर्किंग एम्प्लॉय होते हैं। आगे, द पीरियोडिक बेज रिवीजन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन मैंडेट फ्रॉम मेंबर बैंक्स। अब मेंबर बैंक से जो मैंडेट मिलता है वो तो मिलता है आईबीए को। कवर ओनली वेजेज एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ सर्विंग एम्प्लॉय, क्योंकि ये सर्विस एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर बेस्ड ऑन सर्विस कंडीशंस प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय। और जो आपकी सर्विस, उसके जो रिटायरमेंट के जो बेनिफिट हैं केवल तभी निश्चित होती है जब आप रिटायर होते हो। अब ये चला हुआ है एम्प्लॉय, एंड दीज डू नॉट चेंज विद सब्सिक्वेंट, और इन पर कोई चेंज नहीं पड़ता है सब्सिक्वेंट सेटलमेंट से। दोस्तों ध्यान रखना, इनने रिकॉर्ड नोट किया था, और बाद के ये जिस समय ये सेटलमेंट होता है और जब आदमी रिटायरमेंट होता है, उस समय ही सब कुछ निश्चित हो जाता है, बाद में उस पर सेटलमेंट का कोई असर नहीं पड़ता। ये इन्होंने रिकॉर्ड नोट में लिखा। ऊपर तो कहते हैं ये कि केवल और केवल क्या है, वेलफेयर मेजर की बात है, लेकिन बाद में आकर के इन्होंने सब्सिक्वेंट बेस सेटलमेंट से उनको निकाल दिया। अब इनसे ये पूछा जाए कि भैया तुमको किसने अथॉरिटी थी, तुम कोई रेगुलेटरी बॉडी हो? इसका मतलब इन्होंने एक्ट 1970 का 19(2)(f) और 35(1) जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था पेंशन अपडेशन का, दोनों के दोनों को इन लोगों ने नकार दिया दस्तखत करके, जबकि ये रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ये किसी रेगुलेशन के अंतर्गत बनी हुई बॉडी नहीं है, और इनको अधिकार ही नहीं था यह कहने का। इन्होंने जो कुछ ये कहा,
मुझे लगता है कि 25/5/2015 को यदि ये कहते हैं और बाद में चंडीगढ़ हाईकोर्ट का फैसला आता है तो डेफिनेटली इस प्रकार की वर्डिंग चंडीगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को प्रभावित करेगी और लगभग वो चीज़ जो ये बता रहे हैं कोर्ट का फैसला आने के बाद लगभग वही चीज़ें कोर्ट के फैसले में आई हैं। और पेंशन अपडेशन पर क्या कहा इन्होंने, यहाँ पर भी इन्वर्टर कोमा लगा, यहाँ इन्वर्टर यानी सारा का सारा के पेंशन अपडेशन पर, दिस बीइंग ए फंडेड स्कीम इन ल्यू ऑफ कंट्रीब्यूटरी पीएफ एज इट बैंक्स आर कंट्रीब्यूटिंग सेवरल टाइम्स द स्टैट्यूटरी पीएफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स funding pension scheme every year, hence providing for periodic pension is not possible as this will have serious impact। ये दोनों के दोनों का था, इनने दोनों ने दस्तखत किए थे। उन्होंने बोला कि पीरियोडिकल पेंशन अपडेशन होगा तो सीरियस इम्पैक्ट होगा, बैंकों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों अब ये जो लाइन डाली इन्होंने 2015 में, इस लाइन की पूर्ति के लिए आईबीए तो कहता था कि देयर इज नो रेगुलेशन ऑफ पेंशन अपडेशन, और ये दलाल यूनियन यूएफबी को कहते थे फंड कहां से आएगा। यानी 2015 में इनने पक्की नींव जमा दी थी रेगुलेशन को इधर उधर करने के लिए और लोगों में एक भ्रम फैलाया, और इसको भ्रम फैलाने के लिए हमारे ही कुछ लोग आगे आए और उन लोगों ने फिगर देना शुरू कर दिया कि हमारे पास इतना फंड है, हमारे पास इतना फंड है, हमारे पास इतना फंड है, हमारे पास ये होगा ये होगा। यानी अब पता चला कि 2010 में जो सेकंड ऑप्शन लिया तब इन लुटवाया और धीरे 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 करके 2015 में नींव रखी और इस नींव ने शायद जो रखी थी चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को प्रभावित किया। अब हमारे कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जस्टिफिकेशन। इन्होंने जो कुछ भी किया, ये जो कुछ रिकॉर्ड नोट बनाया, इसका मतलब क्या है? लिमिटेड ओनली एज ए ये कोई केवल और केवल नीगोशिएटिंग पोजीशन से लिमिटेड था। ये जो कुछ इन्होंने कहा था, ये जो बकवास इसमें की थी, इसकी जरूरत नहीं थी। आईबीए यूएफबी कुड डिस्कस वेदर टू कंसीडर रिटायर्ड डिमांड और असेस कॉस्ट, बट नीगोशिएटिंग रिकॉर्ड कैन नॉट बाई इटसेल्फ डिटरमाइन, स्टैट्यूटरी राइट को डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये इनके बस की बात नहीं है। दूसरा, ऑथोरिटी टू क्रिएटेड, क्या इनको ऑथोरिटी दी जो कि इन्हें क्रिएट किया था? दे कुड रिकॉर्ड देयर बायलैटरल डिस्कशंस इफ देयर रेस्पेक्टिव मैंडेट्स परमिटेड डिस्कशन ऑफ रिटायरी। यदि बैंक ने ऐसा कहा था तब तो ये कर सकते थे, लेकिन बट नो रिकॉर्ड नोट कैन। अब अच्छी तरह देख लीजिए, इनका जो रिकॉर्ड नोट था कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का, ये जो रिकॉर्ड नोट है, इस कैन नॉट अमेंड, रिपील, सस्पेंड, ओवरराइड स्टैट्यूटरी गजट नोटिफिकेशन। यानी 35/1 पर इसका कोई असर नहीं होना। 35/1 को खत्म करने के लिए इन्होंने एक कुकर्म रचा था 2015 में। इफेक्ट ऑन बीपीआर 995। अब इसका 995 पर क्या असर पड़ेगा? नन, कुछ नहीं। एज ए मैटर ऑफ लॉ मेयरली बिकॉज इट वाज साइंड, केवल इन्होंने साइन कर लिया, इससे कोई लॉ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पेंशनर्स राइट फ्लो फ्रॉम द एप्लीकेबल पेंशन रेगुलेशंस एंड वैलिड अमेंडमेंट्स। ए लेटर बायलैटरल नोट कैन नॉट एक्सटिंग्विश ए राइट क्रिएटेड बाय रेगुलेशन अनलेस द लॉफुल अथॉरिटी और प्रोसीजर फॉर। इन्होंने सोचा कि हमने रिकॉर्ड नोट बना लिया है, ये अपने को खुदा समझ करके बैठ गए। इन्होंने सोचा ये पार्लियामेंट है, इन्होंने सोचा कि ये क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट है, ये दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों ने ये बना करके भ्रमित फैला दिया चारों ओर कि मतलब 35/1 में कोई भी रेगुलेशन नहीं है। दोस्तों ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। दे वर नॉट ऑथराइज, दे वर नॉट एंटाइटल्ड एट ऑल। नेक्स्ट, कैन आईबीए से नो रेगुलेशन अपडेशन। क्या आईबीए ये कह सकता है कि रेगुलेशन का कोई अपडेशन नहीं है? इट में स्टेट इट्स इंटरप्रिटेशन और डिफेंस, अपना इंटरप्रिटेशन ये कर सकता है। इट कैन नॉट मेक दैट स्टेटमेंट ऑथोरिटाइज, लेकिन स्टेटमेंट को अधिकृत नहीं कर सकता। अपना इंटरप्रेट करने को सब स्वतंत्र हैं, लेकिन ये ऑथोरिटी नहीं है कोई आईबीए। रेगुलेशन 35/1 एज अमेंडेड एक्सप्रेसली सेज बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर द फॉर्मूला गिवन अपेंडिक्स 1। द लीगल मीनिंग इज अल्टीमेटली फॉर द कॉम्पिटेंट एडजुकेबिलिटी अथॉरिटी और नॉट आईबीए। और इस क्षेत्र में अंतिम जो निर्णय देने वाली अथॉरिटी है वो है एडजुडिकेशन यानी कोर्ट, यानी पार्लियामेंट। आईबीए नहीं है। आईबीए ये नहीं कह सकता कोई रेगुलेशन नहीं है, पेंशन अपडेशन नहीं है। आईबीए ने गलत वर्ड बोले थे। कैन यूएफबी स्पीक अगेंस्ट बीपीआर? क्या जो यूएफबी है बीपीआर का अगेंस्ट में बोल सकता है? औकात ही नहीं है, औकात ही नहीं है। यूएफबी में एडवोकेट और निगोशिएट पॉलिसी, इट हैज नो स्टैट्यूटरी पावर टू रिपीट, amend, nullify BPR. A union's acceptance of an adverse proposition cannot bind non-signatory pensioners contrary to a statutory regulation. की लीगल अटैक अल्ट्रा, और ये सारा जो इन लोगों ने किया, ये जो कुछ भी ये किया, क्योंकि इनको अलाउड ही नहीं था।
और ये सारा अल्ट्रा वायरस है। इसका मतलब ये हो गया 2015 में जो इन्होंने ये रिकॉर्ड नोट बनाया था कि हमारी लायबिलिटी नहीं है, वो टोटल अल्ट्रा वायरस है, क्योंकि वो रेगुलेशन इसको परमिशन नहीं देता। नेक्स्ट, अल्ट्रा वायरस और कॉम्पिटेंट, द रिकॉर्ड नोट कैन नॉट ऑपरेट एज ए सबॉर्डिनेट, ये सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन नहीं था, इनकी औकात नहीं थी ये। नॉन पार्टी प्रेजुडिस, पेंशनर्स वर नॉट सिग्नेटरीज, स्टैट्यूटरी ओवरराइड, कॉन्ट्रैक्चुअल और बाइलेटरल एज सीरियस कैन नॉट डिस्प्लेस गजट नोटिफिकेशन इंटरप्रिटेशन, IBA इज नॉट द फाइनल अथॉरिटी ऑन द मीनिंग ऑफ, और IBA कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है कि BPR का क्या मतलब निकलता है। दोस्तों ये सारे के सारे जो कुकर्म किया ना, फर्दर क्वेश्चन फॉर एडजुडिकेशन, व्हाट वाज द प्रेसाइज मैंडेट फॉर ईच मेंबर बैंक, वाज एनी स्टैट्यूटरी अमेंडेड प्रपोज, कैन एन इंडस्ट्री एसोसिएशन contract away statutory benefit of third party, can a bargaining forum decide the rights of persons who were not represented, does welfare measure legally discuss it befit governed by pension regulation, can financial regulation defeat an operative regulation without lawful, यानी इन्होंने जो किया ये विदाउट लॉफुल अथॉरिटी का किया था, यानी इनका जो रिकॉर्ड नोट है वो अल्ट्रा वायरस है। बस मैं यही कहना चाहता था, क्योंकि रिकॉर्ड नोट जो इन्होंने बनाया है ये इसको नहीं बना सकते थे, इनको BPR के खिलाफ बोलने का एक शब्द का भी अधिकार नहीं है। और अब भी हमारे कुछ लोग इन यूनियन के निगोसिएशन के पीछे पड़े हुए, जबकि हमारा रेगुलेशन है, रेगुलेशन का इनसे कोई लेना नहीं, रेगुलेशन में तो एक चू भी नहीं कर सकते, इनकी हिम्मत ही नहीं है। ये डिस्कशन कर सकते हैं, नॉन रेगुलेटरी बॉडीज हैं, और ये कुछ नहीं कर सकते। अभी भी हमारे लोग इसमें लगे हुए हैं, पता है इनके क्यों संगीत गाते जा रहे हैं। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।